Recording in progress. ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। मिरेकल मॉर्निंग क्लब के बुक रीडिंग सेशन में मैं भविष्य शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड इनर वेलनेस एक्सपर्ट, आप सभी दोस्तों का फिर एक बार दिल से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई बहुत ही जीवन उपयोगी बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक में 20 चैप्टर्स हैं और आज हम उसका लास्ट चैप्टर देखने वाले हैं। दोस्तों, अब तक हमारे जीवन के हर आयाम में जो भी हम हासिल करना चाहते हैं, वहां पर कैसे हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पावर का उपयोग करके हमारे जीवन को संपूर्ण बनाए, हमारे जीवन को सुखमय बनाए, हमारे हर लक्ष्य को हासिल करें, उसे हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज लास्ट चैप्टर में हम ये जानने वाले हैं कि हम मन से हमेशा युवा कैसे रहें। हमारे शरीर की उम्र चाहे कुछ भी हो, अगर हम मन से युवा है, तो हमारा जीवन हमेशा एनर्जी से भरपूर रहेगा। हम हमेशा एक रिसोर्सफुल स्टेट में रहना सीख जाएँगे, जो हमारे जीवन में और भी नई सक्सेस और भी नई खुशियों को अट्रैक्ट करके लाएगा। तो कितने लोग मन से युवा रहने की आज की जो अंतिम टेक्निक है, उसको जानने के लिए रेडी है? अगर रेडी हैं, तो चैट बॉक्स में टाइप करें रेडी। यस, मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। यस, चलिए, थैंक यू सो मच। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की बुक रीडिंग को। चैप्टर 20, मन से हमेशा युवा कैसे रहा जाए। आपका अवचेतन मन कभी बूढ़ा नहीं होता है। ये अजर, अमर और अनंत है। ये ईश्वर के शाश्वत मस्तिष्क का अंश है, जो ना कभी पैदा हुआ है और ना ही कभी मरेगा। राइट, इसी बात को गीता में कहा गया है, नैनम छिंद्रंती शस्त्राणि। वो श्लोक यही बात कह रहा है कि आत्मा कभी नहीं मरती। राइट, उसे कोई शस्त्र छेद नहीं सकता, उसे पानी भिगो नहीं सकता, उसे पवन सुखा नहीं सकता। राइट, तो जो बात गीता में कही गई है, यही बात लेखक यहाँ पर इस बुक में कह रहे हैं कि हमारा मन कभी बूढ़ा नहीं होता। उम्र हमेशा हमारे शरीर की होती है, हमारे मन की कोई उम्र नहीं होती। तो थकान या बुढ़ापे का आपकी आध्यात्मिक गुणवत्ता या शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। धैर्य, दयालुता, सत्य, विनम्रता, सद्भावना, शांति, सामंजस्य और भातृत्व, प्रेम ऐसे गुण हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते। अगर आप इन गुणों को अपने जीवन में लगातार फूलने फलने देते हैं, तो आप हमेशा मन से युवा बने रहते हैं। सिर्फ उम्र या वर्ष ही विकार के जिम्मेदार नहीं होते हैं दोस्तों। ये समय नहीं, बल्कि समय का डर है, जो हमारे दिलो दिमाग पर बुढ़ापे के हानिकारक प्रभाव को डालता है। दरअसल समय के प्रभाव के न्यूरोटिक डर ही असमय बुढ़ापे का कारण होते हैं। राइट, तो साइंस ये कहती है कि हर 11 महीने में हमारा पूरा बॉडी नया हो जाता है, हमारे सारे सेल चेंज हो जाते हैं। तो अगर हर 11 महीने के बाद पूरा शरीर नया बन जाता है, तो फिर बुढ़ापा यहाँ कहाँ आया? हर 11 महीने बाद हमारा बॉडी नया बन जाता है, तो फिर हमारी सेल को बूढ़ा कौन बना रही है? उसे बूढ़ा बना रही है हमारी बिलीफ, हमारी सोच कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, मैं बूढ़ा होते जा रहा हूँ। ये बिलीफ हमारे सबकॉन्शियस में कोर लेवल पर पड़ी हुई है, जिसकी वजह से हमारी सेल्स ऐसे ऐसे सेल्स का निर्माण नहीं करती है जो जवां है। राइट, तो हम इसे रिवर्स भी कर सकते हैं, हमारी सोच को, हमारी बिलीफ को बदल कर। तो हम अभी हमारे शरीर की उम्र चाहे कितनी भी हो, हम 50 के हो, 70 के हो, 80 के हो, लेकिन फिर भी अगर हम मन से ये निश्चय कर लेते हैं कि मैं अभी भी उतना ही युवा हूँ जितना मैं 20 साल का था तब था, तो आपके बॉडी के अंदर वो पावर है कि वो फिर से वही एनर्जी वाले सेल्स का निर्माण कर सकती है और आपके चेहरे पर वही तेज फिर से लौट आएगा, आपके शरीर में वही एनर्जी लेवल फिर से लौट आएगा। ये करके देखना है, क्योंकि हमारी उम्र कितनी है ये हमारे शरीर को नहीं पता, ये हमारे माइंड को पता है। राइट, तो हमारा बॉडी जो है वो माइंड से इंटरकनेक्टेड है।
तो हमारा माइंड हमारी बॉडी के बारे में जो सोचता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे सेल की आत्मा, जो जीन है, डीएनए है, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करती है। अगर हमारे माइंड में हमने वो रिफ्रेम कर लिया कि मैं अभी सिर्फ 20 साल का जवान हूँ, तो उसी थॉट के अकॉर्डिंग फिर आपका जीन रिप्रोग्राम हो सकता है। और ये बात आज मॉडर्न एपिजेनेटिक्स का साइंस कह रहा है कि आप अपने कौन से डीएनए को एक्टिवेट रखेंगे, कौन से जीन्स को अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट करेंगे, ये पूरी तरह से आपके अपने हाथ में है। राइट? तो उसके लिए करना क्या है? उसके लिए सिर्फ अपने माइंड पावर का इस्तेमाल करना है। अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस बिलीफ को गहराई से उतार देना है कि मैं मन से हमेशा युवा हूँ। और इस बिलीफ को हम कैसे रिफ्रेम करें, देखते हैं आज के चैप्टर में, पढ़ते हैं आगे कि क्या कहते हैं लेखक। यस, तो इतने सालों की सार्वजनिक सक्रियता में मुझे मशहूर व्यक्तियों की जीवनी पढ़ने का अवसर मिला, जिन्होंने अपनी उत्पादक गतिविधियां जीवन की सामान्य अवधि से ज्यादा सालों तक जारी रखी थी। उनमें से कुछ ने तो अपनी महानता बुढ़ापे में हासिल की थी। राइट? तो हम देखते हैं ना, केएफसी के फाउंडर, राइट, उन्होंने अपना पहला वेंचर जो है कितनी उम्र में उन्होंने लॉन्च किया था? किसी को पता है यहाँ पे? उन्होंने अपना पहला वेंचर 75 इयर्स की एज में लॉन्च किया था। और अभी वर्ल्ड वाइड उनके जो फ्रेंचाइजी है, सफलतापूर्वक चल रहे हैं। और वो अभी भी उतनी ही एनर्जी से काम कर रहे हैं, जितनी एनर्जी से वो शायद 20 साल की उम्र में थे तब काम किया करते थे। तो अब इस उम्र में मेरे से क्या होगा, अगर ये विचार आपके मन में चल रहा है, तो ये विचार आपके सबकॉन्शियस में जो पड़ा हुआ है, ये आपको बुरा बनाएगा। तो कोई भी काम करने के लिए कोई भी उम्र निश्चित नहीं होती। किसी भी उम्र में आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर केएफसी का ओनर 75 की ईयर्स 5 इयर्स की उम्र में इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है, तो फिर हम तो अभी इतने बूढ़े नहीं हैं। और अगर उतने हैं, तब भी हम मन से युवा रहकर वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं, जिसकी कभी हमने खेव ना की थी हमारी युवावस्था में, शरीर की युवावस्था में। तो वो शरीर की युवावस्था फिर से लौटा लाएं अपने मन में, और फिर देखें कमाल क्या होता है आपके जीवन में। ये करके देखें। और ब्यूटी ये है कि ये हमारे अपने हाथ में है। मेरे मन में मैं कौन सी बिलीफ को लगातार चलाता रहूं, ये मेरी अपनी सोच है। और अगर उसके विपरीत सोच, उसके विपरीत बिलीफ अगर मेरे माइंड में चल रही है, तो उसे रिफ्रेम करना मेरे हाथ में है। और कैसे उसे रिफ्रेम करेंगे, ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेखक को जो मशहूर व्यक्तियों की जीवनी पढ़ने का अवसर मिला, उनमें से किसी ने बुढ़ापे में महानता हासिल की थी। और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं ऐसे असंख्य व्यक्तियों से मिल चुका हूँ और उन्हें जानता हूँ, जो किसी खास मुकाम पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन अपने विनम्र अंदाज में उन्होंने ये साबित कर दिखाया है कि बुढ़ापा मस्तिष्क और शरीर की रचनात्मक शक्तियों को नष्ट नहीं करता है। राइट? तो बुढ़ापा कहाँ पड़ा है? बुढ़ापा एक्चुअली हमारे मन में पड़ा हुआ है। तो आगे बताते हैं लेखक कि एग्जाम्पल देते हैं एक व्यक्ति का जो अपने विचारों में बुरा हो गया था। कुछ साल पहले मैं लंदन में एक पुराने दोस्त से मिला। वह उसी समय 80 साल का हुआ था। कई लोगों के लिए यह खुशी मनाने का अवसर होता, लेकिन दुर्भाग्य से उसके लिए ऐसा नहीं था। उसे देखकर मुझे गहरा सदमा लगा। वह कमजोर दिख रहा था, बीमार भी। हालांकि उसने स्वीकार किया कि उसके डॉक्टर को कोई खास बीमारी नजर नहीं आई थी। तो डॉक्टर मूर्ख होते हैं, उसने झल्लाकर कहा। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरी बीमारी क्या है। जिंदगी खुद रोग बन चुकी है। माय गॉड, कितना बड़ा नेगेटिव सेंटेंस अपनी जीवन के लिए, कि जिंदगी खुद रोग बन चुकी।
मैंने उससे पूछा कि उसका मतलब क्या है? उसने चिल्लाकर कहा, मुझे कोई भी नहीं चाहता है, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है और उन्हें क्यों हो? मैं किसी के लिए किसी काम का नहीं हूँ। हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। बस कहानी खत्म। मैंने देख लिया कि एक तरह से उसने अपनी बीमारी सही नहीं समझी थी। वह बीमार था ज़िंदगी के कारण नहीं, बल्कि ज़िंदगी को देखने के तरीके के कारण। तो यहाँ पर अंडरलाइन करना ज़रूरी है। अभी आपके पास हाइलाइटर है तो अपनी बुक में हाइलाइट कर दीजिए इस सेंटेंस को कि ज़िंदगी के कारण नहीं बल्कि ज़िंदगी को देखने के मेरे तरीके के कारण निरर्थकता और महत्वहीनता जो मेरे मन में भर गई है उसके कारण मुझे ये बुढ़ापा घेर रहा है और ये बीमारी मुझे घेरे हुए है। वह सिर्फ बुढ़ापे को देख रहा था, उसके बाद कुछ नहीं। दरअसल वह अपने विचारों में बूढ़ा हो गया था और उसके अवचेतन मन ने हर उस चीज को साकार कर दिया था जिसकी वह आशंका कर रहा था और डर रहा था। राइट? तो दरअसल बुढ़ापा बुद्धि का उदय है। राइट? इतने सालों का जो एक्सपीरियंस हमें मिला है, जिसके कारण हमारे अंदर जो विज़डम डेवलप हुई है, तो उस विज़डम को सही तरीके से इस्तेमाल करने का, उसके द्वारा जो जवान लोग हैं, उन लोगों को गाइड करने का ये अवसर होता है ना ये। तो इस अवसर का इस्तेमाल करने के बारे में भी तो सोच सकते हैं हम। ऐसा क्यों नहीं सोचते हम? तो दुर्भाग्य से कई लोग इस दुखी व्यक्ति जैसा नज़रिया विकसित कर लेते हैं। उन्हें उस चीज़ से डर होता है, जिसे वे बुढ़ापा, अंत और समाप्ति कहते हैं। दरअसल इसका ये मतलब है कि वे जीवन से डर रहे हैं, लेकिन जीवन अनंत है। बुढ़ापा बरसों की उड़ान नहीं, बल्कि बुद्धि का उदय है। बुद्धि आपके अवचेतन मन में निहित जबरदस्त आध्यात्मिक शक्तियों की जागरूकता है और वह ज्ञान है कि पूर्ण व सुखी जीवन जीने के लिए इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो अपने दिमाग से ये बात हमेशा के लिए निकाल दें कि मैं 65, 75 या 85 साल की उम्र में आपके या किसी और के लिए अंत का दूसरा नाम है। यह यशस्वी, लाभकारी, सक्रिय और सबसे उपयोगी जीवन तंत्र की शुरुआत हो सकती है। इसे भी अंडरलाइन कर लो, हाइलाइट कर लो अपनी बुक में। शायद पहले से भी ज्यादा अच्छी मैं जिंदगी इस उम्र के पड़ाव पर जी सकता हूँ और इस पर यकीन करें दोस्तों, इसकी उम्मीद करें और आपका अवचेतन इसे डेफिनेटली साकार कर देगा। तो आपके जीवन में जो परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन का स्वागत करें। कई बार परिवर्तन जो आता है उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि भाई बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, उनकी शादियां हो चुकी हैं, अब वो अपने जीवन में सेटल हो रहे हैं, तो हो सकता है उनके पास हमारे लिए टाइम ना हो। तो उस चीज को स्वीकार करना जरूरी है। उन्हें वो फ्रीडम देना ज़रूरी है कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र रहें। उनके ऊपर तुम मेरी देखभाल नहीं करते, तुम मेरा ध्यान नहीं रखते, तुम मुझे अपना टाइम नहीं देते, ऐसी शिकायतें ना करें। अपने जीवन में उनको ग्रोथ करने के लिए उनको बाँधे नहीं। एक बात हमेशा याद रखें दोस्तों, आपको कोई और सुखी नहीं कर सकता है। आपको खुश रखने की ज़िम्मेदारी आपके बच्चों की नहीं है। आपको खुश रखने की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ एक ही व्यक्ति की है और वो है खुद आप। इवन आपके जीवन साथी की भी नहीं है। जीवन साथी जब तक ज़िंदा है तब तक तो वो आपको खुश रखेगा। लेकिन अगर आप 2 में से एक रह गए तो आपका जीवन साथी शरीर छोड़ के चला गया, उसके बाद आप क्या करोगे? आप जीना छोड़ दोगे क्या? तो अपनी खुशियों के लिए अगर अब तक आप किसी के ऊपर निर्भर रहते आए हो, तो सबसे पहले अपनी हैप्पीनेस का रिमोट अपने हाथ में ले लो। जब जवान थे तब परिवार चलाने के लिए पैसे कमाने में बिजी रहे। उस वक़्त आपके बहुत सारे शौक रहे होंगे, जिन शौक को आप पूरा नहीं कर पाए थे। अब उन शौक को पूरा करो ना। कभी आपकी इच्छा थी कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखूँ, तो सीखो ना। कभी आपकी इच्छा थी आप स्विमिंग सीखे, नहीं सीख पाए,
अब जाके सीखो। कोई ऐसी एक्टिविटी जो आप जवानी में करने की, बचपन से करने की इच्छा थी, कुछ पढ़ने की इच्छा थी आपकी, आप अभी भी डिग्री हासिल कर सकते हो। डिग्री हासिल करने के लिए कोई भी उम्र बाध नहीं है। पढ़ो, कुछ नया सीखो, कुछ नया शौक पालो, नए दोस्त बनाओ। अभी आपके पास, आप फाइनेंशियली फ्री हो, आप नए-नए क्लब्स में मेंबरशिप ले लो। वहां जाकर नई-नई मानसिकता वाले, पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों से दोस्ती करो। उनके साथ ग्रुप बनाकर नए-नए खेल खेलो। उनके साथ ग्रुप बनाकर घूमने जाओ, वन डे पिकनिक में जाओ। आप लाफिंग क्लब जॉइन कर लो, म्यूजिक क्लब जॉइन कर लो। कोई ऐसी सामाजिक संस्थाओं को के साथ जुड़ जाओ, जहाँ पर आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। अगर आप आपके पास उतना नहीं है, तो आप अपना फिजिकल वर्क कर लो वहाँ पर जाकर। अरे वृद्धाश्रम में जाकर उनको सिर्फ गीत सुनाओ, अच्छे-अच्छे गाने गाओ बैठ के, ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अगर अपनी सोच का दायरा बढ़ाएँगे, तो इस उम्र में भी करने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपको कुछ आता है, आपके पास स्किल्स है, तो लोगों को सिखाना शुरू करो। छोटे-छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाओ। अपने जीवन में जो आपने एक्सपीरियंस से सीखा है, वो एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करो, वो बहुत प्यार से सुनेंगे। आपके जीवन में जो चैलेंजिंग परिस्थितियाँ आई थी, वहाँ पर आपने कैसे वहाँ से बाहर निकले आप? उन चैलेंजेस को आपने कैसे फेस किया? सक्सेसफुली उसमें से कैसे आप बाहर निकले? वो बातें आप लोगों के साथ शेयर करो। उसके छोटे-छोटे वीडियोज़ बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करो। हो सकता है 2 लोग ही देखें, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? कुछ क्रिएटिव करो, कुछ ऐसा करो जो आपने अब तक नहीं किया है। जैसे ही आप ऐसी प्रवृत्तियाँ करने लगेंगे, आपके सबकॉन्शियस को लगेगा कि आप सचमुच कुछ नया करने के मूड में हैं, तो वो आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ा देगा और उस प्रवृत्ति को करने के लिए नए-नए रिसोर्सेज़ को अपने जीवन में अट्रैक्ट करके लाएगा वो। फिर आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, जो आके आपके उस शौक को पूरा करने में आपकी हेल्प करेंगे। आप कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो आपके सामने ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ भी आ जाएँगी, जहाँ पर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो, सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हो। लेकिन उसके लिए पहली सोच आपके मन में आनी ज़रूरी है और उसके लिए अब तक आप जो शिकायतें कर रहे थे, उन शिकायतों वाले मोड से बाहर निकलना है और आपने अपने जीवन में जो भी अचीव किया है, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना। एहसानमंद होना शुरू कर दें दोस्तों। राइट दोस्तों? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे मूवी में एंड में एक सीन है, जहाँ पर सिमरन की शादी होने वाली है, वो बूढ़ी जो दादी है वो बोलती है कि मुझे लगता है शायद मैं नहीं जीऊँगी। तो जो 1 हफ्ते बाद शादी होने वाली है वो अब कर दो और सब मिल आ जाते हैं दादी माँ के पास और फिर उसका पहला सेंटेंस क्या है? मैंने ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी है। तो यही सेंटेंस हमारा भी रहना चाहिए। मैंने ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी है और अगर आप नोट और डायरी लेकर लिखेंगे ना, तो आपके जीवन में जितनी नकारात्मक घटनाएँ हुई है ना, उससे पॉज़िटिव घटनाएँ ज़्यादा ही बनी होंगी। लिस्ट बनाकर देखो आप। यहाँ तक कि जो अच्छी चीज़ें पहले नहीं हुई थी ना, बाद में उन्हीं की वजह से आपके जीवन में कुछ और अच्छी चीज़ें हुई थी। अगर वो घटनाएँ नहीं घटी होती, तो आपकी इनर स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी होती। आपके अंदर जो पावर था, वो पावर को बाहर निकालने के लिए यूनिवर्स ने उन परिस्थितियों का निर्माण किया। तो जो घटनाएँ जब घटी थी तब आपको नकारात्मक लग रही थी, चैलेंजिंग लग रही थी, लेकिन बाद में आपको इस बात का एहसास हुआ कि अच्छा हुआ वो घटनाएँ घटी। उसने तो मेरी सोल इन्कार्नेशन जर्नी को बहुत ही आगे बढ़ा दिया। मेरे जीवन में मैं ग्रोथ कर पाया। तो लिस्ट बनाओ कि आपके जीवन में कौन-सी ऐसी घटनाएँ घटी जिसके कारण आप ग्रोथ करें, आपने प्रगति की।
और मुझे पूरा विश्वास है कि नेगेटिव घटनाएं से पॉजिटिव घटनाओं का लिस्ट लंबा बनेगा। ये एक्सरसाइज आप करके देखिएगा दोस्त। फिर अभी आप जो शिकायतें कर रहे हैं ना अपने जीवन के लिए, वो शिकायतें अपने आप चली जाएगी। और इतनी अच्छी चीजें हुई है, उसके लिए ग्रेटफुल होना बिल्कुल भी ना भूलें। ग्रेटिट्यूड ही वो मास्टर की है, जहां पर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रेडी करते हैं अपने जीवन में अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए। शिकायतें करने से जो चीज आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं, जैसा जीवन जीने की आप इच्छा करते हैं, वो जीवन को आप अट्रैक्ट नहीं करते हैं। अभी जो भी है, जैसी आपकी हेल्थ है, जैसे आपके रिश्ते हैं, जैसी आपकी आर्थिक परिस्थिति है, जैसे आपके दोस्त हैं, जैसे आपके रिश्ते हैं, उनके लिए वर्तमान में आप ग्रेटफुल रहना शुरू कर दो। बस हो गया काम। फिर मिरेकल एक के बाद एक कैसे आपके जीवन में आ गए आपको भी पता नहीं चलेगा। सिर्फ एक बार ये माइंड शिफ्ट करके देखें, राइट? चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या कहते हैं लेखक? तो बुढ़ापा कोई दुखद घटना नहीं है। हम जिसे बुढ़ापा की प्रक्रिया कहते हैं, वह दरअसल परिवर्तन है। इसका खुशी से स्वागत किया जाना चाहिए। मानव जीवन का हर पहलू उस राह पर आगे आगे की तरफ एक कदम है जिसका कोई अंत नहीं है। हमारे पास ऐसी बृहद शक्तियां हैं जो हमारी शारीरिक शक्तियों की सीमाओं के पार जाती है। हमारे पास अद्भुत इंद्रियां हैं जो हमारी 5 शारीरिक इंद्रियों की सीमाओं के पार जाती है। वो अतीन्द्रिय शक्तियां हैं जिसे सिक्स्थ सेंस कहते हैं हम। तो पांचों सेंसेस के ऊपर जब हमारा कंट्रोल आ जाता है, तो वो सिक्स्थ सेंस भी बहुत पावरफुली काम करने लगती है और उसके लिए हमारा शांत रहना ज़रूरी है। जैसे ही हम हमारे शरीर को शिथिल करके शांत बैठ जाते हैं, तो वो हमारा इंट्यूटिव पावर डेवलप होने लगता है, राइट? तो जीवन आध्यात्मिक और शाश्वत है। हमें कभी बूढ़े होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीवन या ईश्वर कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। बाइबल में कहा गया है कि ईश्वर ही जीवन है। जीवन नित नया होने वाला शाश्वत तथा अविनाशी है और ये सभी लोगों के बारे में सच है। जीवन है। एक महिला ने एक बार विद्युत के जादूगर थॉमस एडिसन से पूछा था, मिस्टर एडिसन, ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है? उन्होंने जवाब दिया, मैडम बिजली है, इसका इस्तेमाल करें। बिजली वह नाम है जो हम एक अदृश्य शक्ति को देते हैं, जिसे हम पूरी तरह नहीं समझते हैं। बहरहाल, हम विद्युत के सिद्धांतों और उसके प्रयोगों के बारे में जितना सीख सकते हैं, सीखते हैं। हम असंख्य तरीकों से इसका इस्तेमाल करते हैं। वैज्ञानिक अपनी आंखों से इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते, फिर भी वे इसे वैज्ञानिक तथ्य के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि यह अन्य प्रयोगात्मक प्रमाणों के साथ मेल खाने वाला एकमात्र वैध निष्कर्ष है। हम जीवन को नहीं देख सकते, बहरहाल हम जानते हैं कि हम जिंदा हैं, जीवन है और हम यहाँ इसे इसकी पूरी सुंदरता और महिमा में व्यक्त करने के लिए आए हैं। तो मस्तिष्क और आत्मा कभी बूढ़े नहीं होते हैं, बाइबल कहती है, और ये शाश्वत जीवन है ताकि वे तुम्हें इकलौते सच्चे ईश्वर के रूप में जान सके। तो जो भी सोचता है या मानता है कि जन्म, किशोरावस्था, जवानी, परिपक्वता और बुढ़ापे का धरती का चक्र ही जीवन है, वह वास्तव में दया का पात्र है। इस तरह के व्यक्ति का कोई लंगर नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई सपना नहीं है। इस तरह के व्यक्ति के लिए जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इस तरह का विश्वास कुंठा, ठहराव, दोषदर्शिता और एक तरह की निराशा लाता है, जो न्यूरोसिस और सभी तरह के मानसिक विकारों की ओर ले जाते हैं। क्या होगा जब आप टेनिस का तेज मैच नहीं देख पाएंगे या अपने बच्चों जितना तेज नहीं तैर पाएंगे? क्या होगा जब आपका शरीर धीमा हो जाएगा
या आप धीमी चाल चलेंगे। याद रखें, जीवन नित नया चोला बदलता है, जिसे लोग मौत कहते हैं। यह जीवन के एक अन्य आयाम में एक नए शहर की यात्रा करने जैसा है। राइट? तो इसी बात को हर धर्म में कहा गया है। राइट? तो इस चीज को अगर हम सहजता से लेते हैं, तो गीता के उस श्लोक को समझना आसान हो जाएगा कि जैसे हम कपड़े बदलते हैं, कपड़े मैले हो जाते हैं तो बदल देते हैं ना, उसी तरह से जैसे ही शरीर बूढ़ा हो जाता है, यानी कि शरीर पुराना हो जाता है, तो आत्मा भी कपड़े की तरह शरीर बदल लेती है। तो सिर्फ उसने कपड़े ही बदले हैं, आपका आपका आपकी आत्मा तो वही है। आपने सिर्फ अपना कपड़ा उतार के फेंका है, आप तो वही है। तो मरता शरीर है, आत्मा कभी नहीं मरती, और आत्मा कभी बूढ़ी भी नहीं होती। बूढ़ा सिर्फ शरीर होता है। और हमारे पास अब वो पावर है कि अगर हम हमारे मन से युवा रहें, तो हमारा शरीर भी जीवन के अंत तक जवान रह सकता है, बिल्कुल स्वस्थ। आपके नाखून में भी रोग नहीं रहेगा। ऐसा संपूर्ण स्वस्थ शरीर आपकी सहज स्थिति बन सकती है, बशर्ते आप उस चीज को मान लें कि मैं आजीवन स्वस्थ रहने के लिए बना हूं। इस बात का अगर स्वीकार कर लेते हैं। राइट? क्लियर? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर। वेरी गुड। तो मैं अपना भाषण सुनने आने वाले लोगों को समझाता हूँ कि उन्हें बुढ़ापे को कृतज्ञता से स्वीकार करना चाहिए। राइट? आ रहा है बुढ़ापा तो कोई बात नहीं, उसे रेजिस्ट ना करें, और उसे स्वीकार भी कृतज्ञता से करें, क्योंकि इतने सालों के जीवन में उसने आपको बहुत सारे लेसन्स दिए हैं। राइट? तो उम्र की अपनी महिमा, सुंदरता और नियामत होती है। उन नियामतों के लिए कृतज्ञ रहे। शांति, प्रेम, खुशी, सुंदरता, ज्ञान, सद्भावना और समझ वे गुण हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते हैं या मरते नहीं हैं दोस्तों। तो कवि और दार्शनिक राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, हम तब तक किसी इंसान के साल नहीं गिनते हैं जब तक कि उसके पास गिनने को और कुछ ना बचा हो। राइट? तो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया, लिस्ट बनाओ। आपके जीवन में कितनी नियामतें हैं, कितनी अच्छी चीजें बनी हैं आपके जीवन में, उसकी लिस्ट बनाने लगो। फिर आप अपनी उम्र के साल नहीं गिनोगे, और बहुत कुछ अभी भी करने को बाकी है। वो उसका भी लिस्ट बनाओ, फिर देखो। बुढ़ापा क्यों आता है पता है? बुढ़ापे आने का सबसे बड़ा एक रीजन ये है कि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, मेरे पास अब करने को कुछ भी नहीं। ये भाव अगर पलने लगा ना मन में, तो आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक्टिव रहते हैं, मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है, ऐसे मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज अगर आप अपने सबकॉन्शियस को देते रहते हैं कंटिन्यूअसली, तो फिर आपका सबकॉन्शियस समझ जाएगा कि अभी इसके शरीर को युवान रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि करने के लिए बहुत कुछ बाकी है। इसीलिए कभी भी अपने आप को ये ना कहें कि मैं रिटायर हो चुका हूँ, हम कभी रिटायर होते ही नहीं है भाई। हम हमेशा एक्टिव रहेंगे जीवन के अंत तक, और ऐसी एक्टिविटी में हम प्रवृत्त रहेंगे जो करने से हमें आनंद मिलेगा, जो करने से हमें फुलफिलमेंट मिलेगी, जो करने से हमें आत्म संतोष मिलेगा, हमारे जीवन को सार्थक किया ऐसा भाव अंदर से फील होगा। ऐसी चीजें करने का ये सुनहरा अवसर है, ये बुढ़ापा नहीं है, ये सुनहरा अवसर है। अब तक जो नहीं कर पाए थे उन चीजों को करने का, तो ढूंढिए उन चीजों को। क्या कर सकते हो आप? जैसे मैंने पहले बताया,
अपनी स्किल्स को डेवलप करो। जिसको डेवलप करने का अब तक चांस नहीं मिला था, आप करो। बांसुरी बजाना सीखो, पियानो बजाना सीखो, पेंटिंग करो, राइट? घर के कामों में मदद करो, ये भी कर सकते हो आप। आपके घर में जो दूसरे सदस्य है युवा, वो अभी बहुत बिजी है। अगर आप घर के कामों में उनका हाथ बटा देते हो, उनको बहुत अच्छा लगेगा। अगर घर का काम करना नहीं आता है, तो करते जाओ, सीख सीख लो। आप बिजी भी रहेंगे, उनकी हेल्प भी हो जाएगी और उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। उनको ये मैसेज नहीं जाने दो कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और तुम लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो गया हूँ। अगर आप आत्मनिर्भर रहेंगे ना, तो वो भी मेंटली फ्री रह पाएँगे। उनको स्पेस दीजिए। अगर आप रिटायर हो चुके हैं कामकाज से, जो अब तक आप जॉब कर रहे थे, बिज़नेस कर रहे थे, उससे रिटायर हो चुके हो, कोई बात नहीं। लेकिन आप ज़िंदगी से रिटायर नहीं हुए हैं। तो जब तक ज़िंदा है, एक्टिव रहें। जितना आप एक्टिव रहेंगे, आपका सबकॉन्शियस आपके शरीर को युवा रखेगा। और फिजिकल फिटनेस के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। अब तक पैसे कमाने के चक्कर में हेल्थ को इग्नोर किया था और इस चीज़ का एहसास तो अब होने ही लगा है। बीपी आ गया है, डायबिटीज़ आ गया है। तो स्ट्रेस को निकालें, उसके लिए योग प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, लाफिंग क्लब को जॉइन करें और लोगों की हेल्प करें। हेल्प करेंगे लोगों की, तो स्ट्रेस अपने आप चला जाएगा। ये बहुत पावरफुल टूल है स्ट्रेस भगाने का। और अपने मन को शांत करके डेली मेडिटेशन करें। उस परम शक्ति से हर रोज जुड़ जाएं और ये ब्यूटीफुल जीवन जो आपने जिया है, उसके लिए हमेशा कृतज्ञता प्रैक्टिस करें। फिर देखना जीवन कितनी शांति, कितनी सुंदरता और इनर पीस से भर जाता है। किसी चीज के लिए फिर आप बाहर नहीं ढूंढोगे खुशियां, आपके भीतर ही वो शांति का प्रवाह बहता रहेगा। आपके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहेगी, किसी के लिए शिकायत नहीं रहेगी फिर, राइट? और अब तक अगर आप शिकायतें करते आए थे, दुखी आत्मा बन के जी रहे थे, तो चॉइस है आपके पास। अब तो आपने सीख लिया ना, तो चेंज कर लो अपना एटीट्यूड। मेरा एटीट्यूड क्या रहेगा, वो तो मेरी चॉइस है ना, मेरी अपनी। तो चेंज योर एटीट्यूड और अपने आप को 20 साल का युवा समझकर जियो, राइट? एक 20 साल का युवा कैसे चलता है, कैसे बातें करता है, ऐसे ही एक्टिंग करना शुरू कर दो, फिर देखो। क्यों? मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि लेखक ये कह रहे हैं कि आप उतने ही युवा हैं, जितना आप खुद को मानते हैं। मैं हर कुछ सालों में लंदन के कैक्सटन हॉल में भाषण देता हूँ। ऐसे ही एक भाषण के बाद एक सर्जन मुझसे मिलने आया। उसने मुझसे कहा, मेरी उम्र 84 साल है। मैं हर सुबह ऑपरेशन करता हूँ, दोपहर में मरीजों को देखने जाता हूँ और शाम को मेडिकल व वैज्ञानिक जर्नल्स के लिए लेख लिखता हूँ। देखो 84 की एज में ये इतना बिजी है, इतना व्यस्त रखा है उसने अपने आप को। उसका नजरिया ये था कि वह उतना ही उपयोगी है, जितना वह खुद को मानता है और उतना ही हुआ है, जितने उसके विचार है। उसने मुझसे कहा, आपने अभी-अभी जो कहा है वो बिल्कुल सही है। व्यक्ति उतना ही सशक्त होता है,
जितना वह खुद को मानता है और उतना ही मूल्यवान होता है जितना वह खुद को समझता है। इस सर्जन ने बुढ़ापे के सामने घुटने नहीं टेके। वह जानता था कि वह अमर है। उसकी आखिरी टिप्पणी यही थी, अगर मैं कल मर जाऊं तो मैं अगले आयाम में भी लोगों का इलाज करूंगा, शायद सर्जन के औजारों से नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक सर्जरी। राइट। तो हो सकता है अगले जीवन में वो हीलर बन के पैदा हो, ऑल्टरनेटिव हीलिंग थेरापिस्ट बन जाए। तो उसकी सोच ने उसको जिंदा रखा है और जवान भी रखा है। उसकी विपरीत सोच रहती तो वो निकल लिया होता। एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, अगर आप ये सोचते हो कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं किसी के काम का नहीं हूँ, अब मेरे लिए कुछ करने को नहीं है, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज क्या दे रहे हो? ये मैसेज दे रहे हो कि अब मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं है। तो फिर आपका सबकॉन्शियस इस शरीर से आपको बाहर निकालने के बारे में सोचेगा और उसके लिए फिर वो आपके शरीर में बीमारियों का निर्माण करेगा। और फिर आप बीमार होके, परेशान होके, बेड रिडन होके बहुत ही तकलीफ-देह मृत्यु को प्राप्त करोगे। लेकिन आप चाहे तो 1 सेकंड में बॉडी लेफ्ट करने का डिसीज़न भी आपके सबकॉन्शियस माइंड से दिला सकते हो। हमने ऐसे कई साधु महंतों को देखा है, जो डिक्लेयर कर देते हैं अपनी डेथ की डेट कि मैं इस दिन समाधि लेने वाला हूँ और वो उस दिन उसी समय अपने शरीर को त्याग के जाते हैं। तो ये कैसे हुआ? उन्होंने अपने अवचेतन मन पर काबू कर लिया था। स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दे दिए थे उन्होंने कि इस तारीख को, इस तिथि पे, इस समय पर इस शरीर से हमें बाहर निकलना है और नए शरीर को दे प्राप्त करना है। और वहाँ पर उनके पास वो भी क्लैरिटी होती है कि अगला जन्म कहाँ, कैसे, कौन से शरीर में ले जाना है, कौन से पैरेंट रहेंगे। ये सत्य है, मज़ाक नहीं कर रही हूँ मैं। आपकी रिलीजियस बिलीफ के अकॉर्डिंग आपके मन में उससे विपरीत थॉट अभी चल सकते हैं, लेकिन सत्य वही होगा जो आप मानेंगे। आखिरकार मैनिफेस्ट वही होता है जो आप अपने अवचेतन मन से सोचते हैं। राइट। तो उसकी विपरीत सोच भी तो हम पाल सकते हैं ना। मैं अब कैसे लोगों के काम में आ सकता हूँ, ये सोच के साथ डायरी और पेन लेके बैठ जाओ। उसके साथ साथ ये भी सोचो कि मेरे पास अभी कौन सी ऐसी स्किल है, इतने साल की उम्र का तजुर्बा है मेरे पास, इतने स्किल्स है मेरे पास, तो उससे मैं कैसे लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। इस पर सोच विचार करके उसी से रिलेटेड और वो एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जो करने में आपको आनंद आए। बस वो करना शुरू कर दो। पहले 1-2 लोगों के साथ करो, धीरे-धीरे आपका दायरा बढ़ता जाएगा। आप एक बार शुरू तो करो, फिर कारवां आगे चलता जाए। हो सकता है शुरू में लोग नहीं आएँगे आपके पास, लेकिन एक छोटे से बच्चे को बिठा के भी चालू करो। राइट? तो कैसे भी करके अपने आप को एक्टिव रखना है और अपने आप को मन से युवा समझना है। तो आपके सफेद बाल आपकी संपत्ति है। कभी भी ये सोचकर किसी अवसर से मुँह ना मोड़े, मेरी उम्र इतनी ज़्यादा है कि इसका लाभ नहीं ले सकता। इस सोच का नतीजा ठहराव और मानसिक मृत्यु है। अगर आप विश्वास कर लेते हैं कि आप खत्म हो चुके हैं,
तो आपका अवचेतन मन उस विश्वास को स्वीकार कर लेगा और उसे हकीकत में बदल देगा। कुछ लोग 30 साल की उम्र में ही बूढ़े हो जाते हैं, जबकि कुछ 80 साल में भी युवा रहते हैं। मस्तिष्क ही सबसे बड़ा बुनकर, आर्किटेक्ट, डिजाइनर और मूर्तिकार है। नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शो 90 साल की उम्र में भी सक्रिय थे और उनके मस्तिष्क की कलात्मक गुणवत्ता कभी शिथिल नहीं हुई। तो मैं ऐसे पुरुषों और महिलाओं से मिलता हूँ जो बताते हैं कि कई नियोक्ता ये सुनकर ही उन्हें नौकरी पर नहीं रखते हैं कि उनकी उम्र 40 से ज्यादा है। तो कंपनी के मालिकों का ये नजरिया भावहीन, निष्ठुर और करुणा और तथा समझ से विहीन है। किसने ये कहा कि 35 साल से कम उम्र वाला ही बुद्धिमान होता है? इसके पीछे का तर्क बिल्कुल खोखला और अर्थहीन है दोस्तों। अगर कंपनी का मालिक सोचे तो उसे ये एहसास होगा कि वह व्यक्ति अपनी उम्र या सफेद बाल नहीं बेच रहा है। इसके बजाय वह अपने गुण, अपना एक्सपीरियंस और अपनी इंटेलिजेंस देना चाहता है, जो उसने जीवन के बाजार में बरसों के अनुभव से इकट्ठी की है। तो दरअसल आपकी उम्र एक संपत्ति है। आपकी उम्र किसी भी संगठन के लिए स्पष्ट रूप से संपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि आपने इतने वर्षों तक जो स्वर्णीय नियम के सिद्धांतों तथा प्रेम और सद्भाव के नियम का अभ्यास किया है। आपके सफेद बाल, अगर आपके बाल बचे हो तो अधिक बुद्धिमानी, योग्यता और समझ दर्शाते हैं। आपकी भावनात्मक और आध्यात्मिक परिपक्वता किसी भी संस्थान के लिए बहुत बड़ा वरदान होना चाहिए। लोगों को 65 या किसी भी उम्र में हाशिए पर नहीं करना चाहिए, कभी भी रिटायर नहीं होना चाहिए। जीवन के इस मुकाम पर वे कर्मचारियों की समस्याएं सुलझाने, भविष्य की योजनाएं बनाने में, निर्णय लेने में और अपने रचनात्मक विचारों के क्षेत्र में दूसरों को गाइड करने में सबसे उपयोगी साबित हो सकते हैं, क्योंकि बिजनेस की प्रकृति के बारे में उनका ज्ञान और अनुभव बहुत ज्यादा है। तो ये काम आप कर सकते हैं। तो अपनी उम्र के बने। एक और एग्जांपल दे रहे हैं लेखक यहाँ पर। इस बिजनेस से मेरा मन भर गया। हॉलीवुड के एक पटकथा लेखक ने मुझसे कहा, मैं बरसों तक आला दर्जे तक मैंने काम किया है। मैं अपनी कला को बाकी किसी से भी अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने दुनिया भर के फिल्म समारोहों में पुरस्कार भी जीते हैं। फिर गड़बड़ क्या हो गई? हैरान होकर लेखक ने पूछा। उसने अपने हाथ उछाले। मैं पिछले दिनों एक कहानी सम्मेलन में गया था। वहां 30 साल का स्टूडियो एग्जीक्यूटिव मुझसे बोला कि मैं आज के दर्शकों के साथ तालमेल नहीं बैठा सकता। जब मैंने तर्क देने की कोशिश की, तो उसने मुझे बताया कि उसे ऐसी कोई पटकथा नहीं चाहिए जो 12 से 18 साल के लड़कों के दिमाग और रुचि के अनुरूप ना हो, और मैं उठकर बाहर चला आया। ये बहुत दुखद स्थिति है। अगर इस तरह का मानसिक भोजन खिलाया जाए, तो बहुसंख्यक लोग भावनात्मक और आध्यात्मिक परिपक्वता की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? वे अपने भीतर छिपी व्यक्तिगत विकास की संभावनाओं को ही नहीं देख पाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि उन्हें युवावस्था को महिमा मंडित करना चाहिए, भले ही युवावस्था का अर्थ वास्तव में हीनता, ज्ञान की कमी और जल्दबाजी से भरे निर्णय हो। तो मैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ की बराबरी कर सकता हूँ। अगर आप खुद जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप युवा हैं, तो कभी अपने बड़े बुजुर्गों को दरगुजर ना करें, उनको इग्नोर ना करें। उनके पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। उन्होंने लाइफ की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। आप अभी सिर्फ एजुकेशन ही पढ़ाई कर रहे हैं, एकेडमिक में। आपके पास लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है। उनके पास तो उन्होंने लाइफ की यूनिवर्सिटी में एक्सपीरियंस लिया है, और वो पढ़ाई आपकी पढ़ाई से कई गुना ज्यादा बेटर है।
तो उनके अनुभवों से सीखें, वो एटीट्यूड रखें। उनका अपमान ना करें, उनका सम्मान करें। उनसे गाइडेंस ज़रूर लें। अगर वो नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो उनको सिखाएँ। मैंने कई बार देखा है, कई बड़े-बुजुर्ग जो हैं, वो नई चीज़ें सीखने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। नया मोबाइल आया है, उसके नए फीचर सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं। लेकिन उनके घर में जो युवा बच्चे हैं, वो आपको नहीं आएगा, आपको क्या ज़रूरत है? आपको काम क्या है बताइए ना, मैं करके दे देता हूँ बोल के उनको नहीं सिखाते हैं। ये एटीट्यूड नहीं रखना है। और अगर आपका खुद का ऐसा एटीट्यूड है कि ये मुझे नहीं आता है, बेटा मुझे करके दो, तो ये डिपेंडेंसी से बाहर आइए। आपका अपना एटीट्यूड चेंज कीजिए, नई चीज़ों को सीखिए, वीडियोज़ बनाना सीखिए, यूट्यूब चैनल बनाना सीखिए, फेसबुक पे लाइव जाना सीखिए। मोबाइल में नए-नए फीचर्स आए हैं, लेटेस्ट मोबाइल परचेज़ कीजिए, उन फीचर्स को सीखिए और उन फीचर्स का इस्तेमाल भी कीजिए। कंप्यूटर सीखिए, उसको ऑपरेट कीजिए, इंटरनेट का सही इस्तेमाल कीजिए। हालाँकि ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप यूट्यूब चलाना तो जानते ही हैं। लेकिन यूट्यूब पर वीडियोज़ देखने की बजाय, कंज़्यूम करने की जगह आप कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हैं। हाँ, इस उम्र में भी वीडियोज़ बनाओ, अपनी चैनल बनाओ, उस पे डालो, भले ही 2 लोग देखें, करके तो देखो। कुछ नया करेंगे, तो आपके सबकॉन्शियस को आपकी उम्र बढ़ाने का एक नया कारण मिलेगा। आपको जवाँ रखने के लिए उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न तो होना चाहिए ना, तो कंट्रीब्यूशन गोल ले लें एक, नई चीज़ें सीखें और एक बड़ा गोल क्रिएट करें, कंट्रीब्यूशन का। समाज के लिए आप क्या कर सकते हो इस समय? और वो सबसे बड़ा लाइफ पर्पस होगा, जो आपको जवां बना के रखेगा। फिर कभी आपका पाँव नहीं दुखेंगे, घुटने नहीं दुखेंगे, कमर दर्द नहीं होगी और जब तक ज़िंदा रहेंगे, पूरी एनर्जी से काम करते रहेंगे। यही चाहिए ना आपको, और क्या चाहिए? तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर युवा है, तो अपने बड़े-बुजुर्गों को कुछ नई चीज़ें सिखाएँ। अगर वो सीखना चाहते हैं, तो ज़रूर से सिखाएँ, अगर वो नहीं सीखना चाहते हैं, तो उनको प्रेरणा दें। ज़रूरी नहीं है कि बड़े ही छोटों को प्रेरणा दें, छोटे भी बड़ों को प्रेरणा दे सकते हैं। और एज़ युवा आप उनके अनुभवों का ज्ञान लें। उनकी उन्होंने जो गलतियाँ की थी, उनसे उन्होंने क्या सीखा, ये आप भी सीख लें। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि उनका समय अलग था, आपका समय अलग है, लेकिन फिर भी गलतियों से बाहर कैसे आया जाता है, मुश्किलों का सामना कैसे किया जाता है, ये चीज़ आप अपने सबकॉन्शियस को सिखा दोगे, अगर आप उनके जीवन की स्टोरीज़ सुनोगे। क्योंकि उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मुझे कोई सुनता नहीं। मैं रिटायर हो चुका हूँ, सब अपने काम में बिज़ी है, मेरी मेरी बात सुनने के लिए किसी के पास टाइम ही कहाँ है? यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बड़े-बुजुर्गों का, तो उनको सुनें। 10 मिनट निकाल सकते हैं अपने बड़े-बुजुर्गों के लिए रोज़, घर में दादा-दादी है, नाना-नानी है, कोई भी बड़ा बुजुर्ग है, सिर्फ 10 मिनट उनके पास बैठ जाओ। वो इतना खुश हो जाएँगे, अपने जीवन को धन्य समझने लगेंगे। इतना करके देखो आप, राइट? और मैं बड़े बुजुर्गों को भी कहती हूँ कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो इस चीज़ को लेकर आप उनसे शिकायत ना करें, राइट? अपनी बात आप लोगों को सुनाएँ ना, यूट्यूब पर वीडियो बना के डालो, वहाँ पर अपने जीवन के एक्सपीरियंस से जो सीखा है उसका वीडियो बना लो, अपनी खुद की स्टोरी लिखो, बायो
बायोपिक लिखो अपनी, कुछ भी कर सकते हो आप। और बहुत कुछ है सचमुच करने के लिए। ये ना सोचे कि कुछ नहीं है करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। मैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ की बरोबरी कर सकता हूँ। मैं 60 साल के से अधिक ऐसे दर्जनों लोगों को जानता हूँ जो युवा बने रहने के पागलपन भरे अभियान में समय बर्बाद करते हैं। वे फैशनेबल दवाएं लेते हैं, फैशनेबल डाइटिंग करते हैं और अपने पैसे को सतही एक्सरसाइज मशीनों पर बर्बाद करते हैं, जिनका गुणगान टीवी पर किया जाता है। ज्यादा पैसे वाले लोग स्पा ट्रीटमेंट लेते हैं, लाइपोसक्शन और कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं और वे निरर्थक अंदाज में लगातार चिल्लाते रहते हैं, देखो, मैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ की बराबरी कर सकता हूँ। तो इन लोगों को एक महान सच्चाई याद रखनी चाहिए। इंसान अपने दिल में जो सोचता है वैसा ही वह होता है। ये एक महान सच्चाई आपके सामने उजागर होने जा रही है। उसे अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो। आपका डाइटिंग, मल्टीविटामिन की गोलियां और बाकी सभी तरह के सहारे आपको युवा नहीं रखेंगे। आपको ये एहसास होना चाहिए कि आपकी अपनी सोच के अनुरूप ही आप युवा या बूढ़े होंगे। आपका शरीर आपके अवचेतन मन के विचारों के अनुरूप बनता है। अगर आपके विचार लगातार सौंदर्य, महानता और अच्छाई पर केंद्रित है, तो आप आध्यात्मिक रूप से युवा बने रहेंगे, भले ही आपकी उम्र कितनी ही क्यों न हो जाए। राइट? तो अपने मन से हमेशा युवा सोचेंगे, अपने आप को युवा मानेंगे, यस और नो? अगर मानेंगे तो चैट बॉक्स में टाइप करो यस। वेरी गुड। राइट? चलिए, थैंक यू सो मच। तो कई लोगों को बुढ़ापे का डर होता है। जो आपने कहा था जिस चीज का मुझे इतना ज्यादा डर था वह हो गई है। कई लोग बुढ़ापे से डरते हैं। वे भविष्य के बारे में अनिश्चित रहते हैं क्योंकि वे उम्र बढ़ने के साथ साथ मानसिक और शारीरिक ह्रास की उम्मीद उम्मीद करते हैं। अब तो मेरी उम्र हो चली है, अगर उम्र बढ़ रही है तो अब तो कुछ तो बीमारियां आएंगी ही ना, बीपी तो आएगा ही, डायबिटीज तो होगा ही। हमारे तो खानदान में ही सबको बीपी डायबिटीज है। मेरे पापा को था, मेरे दादा को था, मेरे मामा को था, मेरी चाची को था, तो मेरे को तो होना ही है। नॉट नेसेसरी। कैंसल कैंसल डिलीट। अगर मेरे पेरेंट्स को था तो नॉट नेसेसरी मुझे हो। एपिजेनेटिक्स का साइंस ये कहता है कि आप अपने पेरेंट्स से हेल्दी डीएनए भी चूज कर सकते हैं। आपने उन्होंने आपको जो भी दिया हो, क्योंकि वो भी नहीं जानते थे, तो हम उनको भी ब्लेम नहीं करेंगे। उन्होंने जो भी आप में ट्रांसमिट किया है, लेकिन अब आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन में क्या ट्रांसमिट करेंगे, ये आपके अपने हाथ में है। और आपके अपने शरीर में आपके पेरेंट्स से मिले कौन से डीएनए एक्टिवेट रहेंगे, ये आपके अपने हाथ में है। तो मैं हेल्दी रहने का चुनाव करता हूँ। चलिए, अभी के अभी अपने जर्नल में लिखिए एक पावरफुल एफर्मेशन, क्योंकि ये बहुत गहराई में होता है कि मेरे बाप दादाओं को था तो हमारे तो डीएनए में है तो मेरे को होगा। तो आज हम जान चुके हैं, मॉडर्न एपिजेनेटिक्स का साइंस कह रहा है कि डीएनए कैन बी रीफ्रेम, reprogrammed. You can change your DNA. You can change your genes. कैसे करेंगे? इस एफर्मेशन से, आई एम नॉट माई पेरेंट। मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूं। एंड नॉर देयर नेगेटिव इम्प्रिंट्स
negative beliefs regarding my health, relationship, and finances. I am free soul and I choose only healthy DNA from my parents, and I am deactivating all the negative DNA from now. मैं स्वस्थ रहने का निर्णय करता हूं. I choose radiant health. I choose to be happy. I choose only harmony in my relationship. I attract relation or harmonious relationships. मेरे पेरेंट्स भले ही मिडिल क्लास थे, मैं अमीर बनने का चुनाव करता हूं. मैं मेरा माता पिता नहीं हूं, मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूं. उन्होंने मुझे जो भी नेगेटिव या फिर नकारात्मक गलत डीएनए मेरे अंदर ट्रांसमिट किए हैं, मैं उसे डीएक्टिवेट कर रहा हूं. अभी, नाउ, अभी के अभी. I choose only healthy DNA from them. And I am heartily grateful to my parents. लिख लिया? Isn't it amazing? Isn't it powerful? तो आपके पेरेंट्स को डायबिटीज था, जरूरी नहीं है कि आपको हो. आप अपनी लाइफस्टाइल से, अपने डाइट से और अपने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने माइंडसेट को इस तरीके से रिफ्रेम करके डायबिटीज को पूरी तरह से अपने शरीर से निकाल सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं उसको. ये पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास है. अगर आपके माइंड में ये बिलीफ पड़ी हुई है कि मेरे पेरेंट को डायबिटीज था तो मुझे तो रहने ही वाला है, तो अभी आप कितना भी डाइट कर लो, कितना भी योग प्राणायाम एक्सरसाइज कर लो, आपका डायबिटीज रिवर्स नहीं होगा. बाकी सारी चीजें बाहर है, पहले अंदर का जो प्रोग्रामिंग है उसको चेंज करो. डे बाय डे आई एम बिकमिंग हेल्दी. और वहां पर कुछ भी नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है. आई एम डायबिटीज फ्री ऐसा नहीं बोलना है. आई एम कैंसर फ्री ये नहीं बोलना है. कैंसर फ्री, डायबिटीज फ्री मतलब क्या? हेल्दी. आई एम कंप्लीटली हेल्दी. मैं संपूर्ण स्वास्थ्य का चुनाव करता हूं. मैं संपूर्ण स्वास्थ्य को चुनता हूं, आज से, अभी से, इसी वक्त. और डे बाय डे आई एम गेटिंग healthier. Day by day, I am getting richer. Day by day, my relationship are getting more strong, more harmonious. यही तो है ना जीवन में, और क्या है? Day by day, I am getting growth in my career. जीवन के सारे आयाम आ गए इसमें. आपकी हेल्थ अच्छी है, आपके रिश्ते अच्छे हैं, आपकी करियर में ग्रोथ अच्छा है, आपका सोशल और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी अच्छा है. और क्या चाहिए आपको? अगर आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे
शांति और सद्भाव में रहेंगे, लोगों को हेल्प करेंगे, तो आप आध्यात्मिक रूप से भी उन्नति करेंगे ही करेंगे। वेरी गुड। डे बाय डे आई एम गेटिंग हेल्दी एंड वेल्दी। वेरी गुड। बहुत अच्छा कमेंट किया है मनोज जी ने। थैंक यू सो मच। हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी भी ऐड कर दो उसमें। डे बाय डे आई एम गेटिंग मोर हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी। फिर एक धीरे धीरे उस स्टेट में आ जाना। आई एम गेटिंग निकाल देना। गेटिंग की जगह पे आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम हैप्पी। गेटिंग से आई एम पर चले जाना। आई एम गेटिंग से आई एम गेटिंग निकाल देना। शुरुआत करो इससे, क्योंकि अभी आप हेल्दी नहीं हो और ऐसे बोलेंगे आई एम हेल्दी, तो आपका कॉन्शियस माइंड बैरियर क्रिएट करेगा कि काय का हेल्दी। रात को नींद नहीं आती है, बाल निकल गए हैं, चल नहीं सकता है, घुटने दर्द करते हैं, बीपी और डायबिटीज की गोलियां नहीं लो तो तुरंत बीपी बढ़ जाता है, डायबिटीज अनइवन हो जाता है। आ जाता है, कॉन्शियस माइंड बैरियर क्रिएट कर जाता है। लेकिन मैं धीरे धीरे स्वस्थ शरीर को पा रहा हूँ, ये अगर आप बोलेंगे तो आपका कॉन्शियस माइंड बैरियर क्रिएट नहीं करेगा। और ये भाव रखें कि मैं स्वस्थ शरीर का अधिकारी हूँ। यहाँ पर हम स्वस्थ जीवन जीने के लिए ही आए हैं। हमारा शरीर 120 साल तक स्वस्थ रह सकता है। तो अभी आप 60, 70 या 80 साल के हो तो आप 80 साल के जवान हो, बूढ़े नहीं हो। अभी तो 40 साल और जीना है आपको। काहे का बूढ़े? कोई बूढ़े बूढ़े नहीं हो आप। बूढ़े आप जितने मन से होंगे ना उतने ही शरीर से होंगे। मन से जवा रहो तो शरीर से भी जवा रहोगे। क्लियर? अगर क्लियर हो रहा है तो चैट बॉक्स में टाइप करो क्लियर। आप बूढ़े तब होते हैं जब आप जीवन में दिलचस्पी खो देते हैं, सपने देखना छोड़ देते हैं, नई सच्चाइयों के भूखे नहीं रहते हैं और जीतने के लिए नए संसारों की खोज नहीं करते हैं। जब तक आपका मस्तिष्क नए विचारों और रुचियों के लिए खुला होता है ना दोस्तों, तब तक आप पर्दा उठाकर धूप अंदर आने देते हैं। जब तक आप जीवन तथा ब्रह्मांड की नई सच्चाइयों की प्रेरणा को ग्रहण करते हैं ना, तब तक आप युवा और स्फूर्तिवान बने रहते हैं। तो युवा और स्फूर्तिवान बने रहना आपके अपने हाथ में है। राइट? और आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। चाहे आप 65 साल के हो या 95 के, 95 ईयर्स के हो, तब भी आपको ये एहसास होना चाहिए कि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। आप युवा पीढ़ी को स्थिर करने, सलाह देने और उनको गाइड करने में मदद कर सकते हैं। आप अपने ज्ञान, अनुभव और बुद्धिमानी का लाभ दे सकते हैं। आप हमेशा आगे देख सकते हैं क्योंकि आप असीम जीवन में देख रहे हैं। आप पाएंगे कि जीवन चमत्कारों और आश्चर्यों से भरा है। दिन के हर पल कुछ नया सीखने की कोशिश करें और ऐसा करने पर आप पाएंगे कि आपका मस्तिष्क हमेशा युवा बना रहेगा। राइट? तो आज आपको ये नया इंसाइट मिला है। जो भी रिटायर लाइफ जी रहे हैं अभी, जो अब तक ये समझते रहे थे कि मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, उनको आज नए इंसाइट मिले हैं, आई ओपनिंग इंसाइट्स मिले हैं। तो चैट बॉक्स में टाइप करो ईओ। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच।
तो दोस्तों, आज के सेशन को हम यहीं तक सीमित करते हैं। आगे आप कैसे 110 साल तक युवा रहकर जिंदा रह सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आज आपको जो एहसास हुआ है, इस एहसास को पूरी तरह से अपने मन में भरें। उस एहसास को जिंदा रखें, उसे और जवां बनाएं, उस पर काम करें। और अगले आपकी जो अभी जो उम्र है, तो अपने बर्थ ईयर जो है ना, बर्थ ईयर, उसको पहले देखिए और उसके अंदर 120 साल ऐड कर दें। फिर कौन सा ये वर्ष आएगा, उस वर्ष को लिखे डायरी में। अब भी करें ये एक्सरसाइज। राइट। और आप उतने साल जीने वाले हो, उस भाव में आज रहना है आप सभी को। और कल उस भाव को आप आजीवन कैसे कायम रखेंगे, उसकी उसकी मैं पावरफुल प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। प्रैक्टिकल सेशन रहेगा कल, तो कल का सेशन कोई मिस ना करे। यस, 2072, वेरी गुड। तो आज के सेशन से आपने क्या सीखा, कौन से नए इंसाइट्स मिले, आपकी कौन सी नेगेटिव बिलीफ का आपको एहसास हुआ, और अब आप कौन सी नई पॉजिटिव बिलीफ अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी उम्र को लेकर आप बनाने वाले हैं, कैसे आप लोगों के जीवन में अब कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, कैसे आप अपनी बाकी का जीवन अच्छे से जीने के लिए कौन सी एक्टिविटीज करेंगे, उसके लिए क्या एक्शंस लेंगे, वो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी। कौन शेयर करेगा? यस, सबसे पहले यस हमीदा जी बताएं। हाँ मैम, आज का जो लर्निंग है, इस लर्निंग से हमें बहुत ही अच्छा सीख मिला कि हमें ना अपने माइंड को ओल्ड सोचना नहीं चाहिए, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम ये कर नहीं सकेंगे। और हमारे मन को हम हमेशा स्ट्रांग बनाने के लिए नए सीख, नई लर्निंग का हमेशा हमारी इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए। तब हम हमेशा यंग रहेंगे। और उसी तरह हम ना अपने ज्ञान लर्न करके दूसरों को बांटना भी चाहिए, तो उसको अपना बॉडी एक्टिवेट रहता है, हमारी लेजीपन, हमारा वीकनेस, माइंड स्ट्रांग हो जाता है। थैंक यू वेरी मच मैम, आपका हर लेसन में नए नए लर्निंग मिलते हैं। उस लर्निंग से हमारी लाइफ को हम और माइंड को हम चेंज करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम एक्टिव बना के अपने चला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच हमीदा जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। यस, अब कौन शेयर करेंगे, गोपाल जी या राजेश जी? मैं करता हूँ पहले। यस, बताएं। मंजी, हैप्पी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हैप्पी नया मॉर्निंग, वीक, हैप्पी मॉर्निंग। मंडे मॉर्निंग। और आपने ऑलरेडी फीडबैक हमें दिया पिछले सेशन में, फ्राइडे को। यस, सैटरडे संडे हमने अपने ग्रुप में सबका 120 साल सेलिब्रेट करवा दिया अपने योगा सेशन में। तो वेरी मॉर्निंग गुड। इवनिंग दोनों में हमने सेशन में सेलिब्रेट कर दिया। तो अब हम स्टार्ट कर दिया ये, और इसको हफ्ते में एक बार मैं सोच रहा हूँ कि इसको रिपीट कर दिया करेंगे, ताकि लोगों में डेफिनेटली। ये ताजा बना रहे। हम्म। क्योंकि जो जितना भी आप रिपीट करेंगे ना, ये मेरे वर्चुअल हम्म। बैकग्राउंड में भी यही लिखा हुआ है कि वॉट एवर वी हाँ प्लांट तो इन अवर सबकॉन्शियस माइंड एंड नॉरिश विद रिपीटेशन एंड इमोशन विल वन डे बिकम अ रियलिटी। तो उसको पूरी फीलिंग के साथ रिपीट करना है। और जब हम एंजॉय करेंगे, हर हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसी पार्टी वार्टी करेंगे, और वहां पर हेल्दी फूड लेना है भाई। देखो, हमने अभी वोट दिया, क्या नाम है, 2024 में। तो मैं क्या, हम्म। 2072 तक कितने पांच बहुत पांच अभी साल मैं, से डिवाइड यस करके यस, कितने वहां पर ही इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन में उतने वोटिंग बार कर रहा हूँ। निकाल वाह, लगेगा। बहुत कुछ। हमारी गाड़ी की लाइफ है 15 साल, तो हम 3 गाड़ियां भी बदलेंगे इस पीरियड में। तो अभी अगर हम्म। 10 लाख की गाड़ी है तो 50 लाख की गाड़ी हो जाएगी तब तक, दो हजार हम्म। बहत्तर में। तेल अभी हम्म। 1,000 रुपए लीटर है, तो तब तक 10,000 रुपए लीटर हो जाएगा।
तो ये सारी हम्म चीजें प्लान करनी है अभी से कि हम्म फाइनेंसेस भी हो, लाइफ भी हो, पर्पस भी हो रहने का। ये नहीं कि मैंने यस सिर्फ 120 साल घसीटना है। बेड पे रह के भी घसीटा जा सकता है, कुछ लोग बेड पे ही घसीटते रहते हैं। एक हम्म अटेंडेंट रख लेते हैं, नर्स रख लेते हैं, और वही सारा काम कराती है, वही नहलाती है, वही आपको वॉशरूम सब कुछ स्पंज करती है। वो नहीं करना, ये सारी चीजों का प्रोविजन करना है। इतनी बार इलेक्शन भी जीत पार्टिसिपेट करना है, इतनी बार गाड़ियां भी बदलनी है। हो सकता है एक दो नए मकान भी इस पीरियड में बना लें आप। वेरी गुड वेरी गुड। तो हमने एक इसका मॉड्यूल बना के अपने ग्रुप में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। वाओ अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया, धन्यवाद। यस मनोज जी हाँ जी मैडम, बहुत बताएं। बढ़िया लगा। आवाज आ रही हम्म मैडम? हाँ, अपने ईयरफोन डिस्कनेक्ट कर दीजिए, स्लो आ रही है आवाज। न्यूज, अच्छा अच्छा, निकाल दो। अभी आई क्या? आ आप रही है आवाज? डिवाइस से निकाल दो, डिवाइस से भी निकाल दो तो ईयरफोन। आवाज लगाना ही पड़ेगा, उसको ही आएगा। बोल आ रही है मैडम? अब आ रही क्या बोलिए। आवाज? आ रही है? हाँ अभी ठीक है। हाँ आ रही है। हाँ, बहुत बढ़िया सेशन लगा। आप काफी अच्छा बताएं, हम जो सोचते हैं वैसा ही हो रहा है। और कई बार उम्र के आवाज पड़ाव आपकी में फिर ऐसा से भी। चली गई, बहुत स्लो आ रही है। अच्छा माइक को नजदीक कर दीजिए मुंह के पास। अच्छा, अभी आई? हाँ अभी आ हेलो। रही है। हाँ अब आ हाँ, रही है। बहुत अच्छा आपने बताया। उम्र के पड़ाव में कई बार ऐसा नेगेटिव बात आ जाती है कि उम्र हो गई है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो सब लोग क्या कहेंगे। तो आपने काफी क्लियर किया, 120 साल तक का लक्ष्य है। 120 साल तक जीना है, अभी जवान ही रहना है। बहुत अच्छी बात लगी। लेकिन कई बार क्या है, कई लोग बोल देते हैं तुम्हारे बस की नहीं है, तो नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। तो उसके बारे में क्या करें? क्या तुम्हारे पास क्या नहीं है? कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तुम ये नहीं है, वो नहीं है। कई लोग बोल देते हैं ना कि तुम कर नहीं तो वो तो पाओगे, ये वो नहीं। अरे वो उनकी सोच है ना, वो बाकी उनका तो मत हाँ। है, आपका मत नहीं है, तो उसको कैंसल कैंसल हाँ डिलीट करो। आपको हाँ तो पता है ना आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको तो पता हाँ है ना हाँ आपके पास नॉलेज है। हाँ, तो नॉलेज तो है आप हाँ। एक्सपीरियंस नहीं हो, आपके पास एक्सपीरियंस हम्म, नहीं है, ये सोच आपकी नहीं है, वो उनकी सोच है, तो उनकी सोच उनको मुबारक। आप उसको एक्सेप्ट ही हाँ मत करो ना, हाँ, ये है। उसको डिनाई कर दो। सही बात। कोई बात नहीं, तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हारी सोच, तुम्हें मुबारक। हाँ उनसे ये दूर हो है। जाओ, ऐसे लोगों सही के साथ बात। दोस्ती करो, ऐसे लोगों के पास चले जाओ जो आपको अहमियत दें। जो आपको अहमियत हम्म, नहीं देते उनसे जुड़ना ही क्यों है, उनसे दूर हो जाओ। वो हो सकता है आपका वाह। कोई रिश्तेदार हो, तो उनसे बस कैसे हो मजे में, बस उतना ही रिश्ता रखो, ज्यादा मत रखो। हाँ, रिश्तेदार तो बहुत मजाक सा उड़ाते हैं, तो कैसे करें। बहुत मजाक क्या? उड़ाते हैं। रिश्तेदार बहुत मजाक से उड़ाते हैं कि भाई ऐसा है वैसा है। हम्म रिलेटिव लोग पहले, ना। हाँ तो हम्म, आप मजाक उड़ाते हैं तो दुखी क्यों होते हो? अच्छा मजाक उड़ाते हैं तो उस वक्त आप इरिटेट मत हो, आप सिर्फ अच्छा। आराम से, अभी कितना प्यारा वाला स्माइली फेस है, बस वही स्माइली फेस रख के बैठो, अरे वाह, ऐसे ही बैठो, थैंक यू कुछ मैं। मत, उनको कुछ रिएक्ट ही मत करो। वो मजाक उड़ाए तब हाँ तो उनको पता चल जाएगा कि इसका कुछ भी मजाक उड़ा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बात हाँ, हमेशा तो ये याद आप। रखो मनोज जी, हाँ। आपका मजाक कोई तब तक तभी उड़ाएगा जब उसका आप पे हम्म। इम्पैक्ट होगा। जिस दिन आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट होना बंद हो गया ना, फिर वो मजाक उड़ाना बंद कर देगी। और अपने तो सेल्फ जैसे, एस्टीम को बढ़ाओ। सही बात, जैसे मेरे घूमने फिरने की इच्छा थी, स्विमिंग में इच्छा थी, तो क्या मैं कर लूँ अभी? क्या? स्विमिंग का करने की मेरी बचपन से तो इच्छा थी। करो ना, या स्विमिंग अच्छा सीख लो। अच्छा। और मेरे घूमने फिरने की बहुत इच्छा है, तो जाओ घूमने। हाँ तो घूमो ना, किसने मना अच्छा, किया है आपको? किसने रोका है? आपने ही रोक के रखा है खुद को। तो अब वो बेड रिडन तो हो फैमिली नहीं, में। तो फिर किसने रोका है आपको? हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
अपने सेल्फ एस्टीम को ऊपर लेके आओ। अगर आपका कोई ज्यादा ही मजाक उड़ा रहा है तो पहले अपने खुद से सेल्फ लव पे काम करो, खुद को एक्सेप्ट करो जैसे हो वैसे। ठीक है। सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट, आप जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, तब तक बाहर वाला आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा मनोज जी। ठीक ठीक है तो जी, खुद की मैं रिस्पेक्ट करना शुरू करो। ठीक है। इनसाइड आउट है सारी चीजें। जैसे ही आप खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दोगे ना, बाहर से रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी आप उल्टा कर रहे हो कि बाहर लोग मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता है कि मैं इसके काबिल नहीं हूं, तो पहले मैं रिस्पेक्ट डिजर्व करता हूं, इस भाव में आ जाओ। और मन ही मन ये विजुअलाइज करें कि लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आपके जो वही लोग जो अभी आपका मजाक उड़ाते हैं ना, उनको आपसे प्यार से बात करते हुए, आपको अप्रिशिएट करते हुए विजुअलाइज करो मन ही मन, मेंटल वीडियो में। ओके जी, बढ़िया। और स्विमिंग क्लास ज्वाइन कर लो आप। ठीक है। और घूमना फिरना है तो पहले नजदीकी 100 किलोमीटर में जो एरिया में जो घूमने लायक जगह है वहां पे जाके तो घूम के आओ, वनडे पिकनिक। फिर बड़े टूर भी कर लेना। हाँ जी। एक बार शुरू तो करो तो होगा। सबकॉन्शियस को मैसेज दो मैं घूमना चाहता हूँ, तो वो यस ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। आपके सामने ऐसे मौके आएंगे जहां आपको घूमने का और कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा। ओके। कैसे होगा ये आपका ओके। प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कुल्लू मनाली घूमने जाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास 50,000 नहीं है। डोंट वरी, मुझे सिर्फ अच्छा, घूमने हाँ। जाना है कुल्लू मनाली, बस यही थॉट रखो। कौन जैसे कैसे मेरा आपको लेके जाएगा वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, वो यूनिवर्स पे छोड़ दो। ठीक ठीक है। है, बढ़िया। थैंक यू मनोज जी। यस संतोष जी बताएं। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो, ठीक हो? बस अपन तो हमेशा टॉप ऑफ द वर्ल्ड ही रहते हैं। आपके हिसाब से हम भी अच्छे हैं। और ठीक हो? हाँ। मैम अब मैंने वही ज्यादा अगर तो आपको बुक तो ज्यादा मैंने रीडिंग की नहीं, मुझे अच्छा लगता है जब भी मैं फ्री होती तो आपका चैप्टर निकाल के सुन लेती हूँ। तो जो भी बढ़िया मेरे में कमियां मैं उसे इम्प्रूव कर रही हूँ और पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रही हूँ, रहूंगी भी। और 120 साल का बर्थडे भी मनाऊंगी। वेरी गुड। और एक बात आप सब लोगों को मैं बताऊं, आजकल ना कोई पूछता है ना कैसे हो आप, बस चल रही है, कट रही है। तो रिटायर हो चुके हैं भाई, जैसे तैसे जिंदगी काट रहे हैं, ऐसे नहीं बोलना है। अरे बहुत बढ़िया है भाई, और भी बढ़िया होने वाला है, अभी तो पता है तुम्हें। यस। मैं हमेशा ओके बोलती मैम। हूँ आप कैसे हो। मैं बीमार थी ना हॉस्पिटल में, तब भी जब फोन आया था ना, कैसे हो, मैं आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ओके मैम। टॉप ऑफ द वर्ल्ड मतलब मैं शिखर पे हूँ। ठीक है। और शिखर पे कब कब होता है, जब हाई एनर्जी में होता है बंदा। यस मैम। तो इस भाव में रहना है हमेशा। ओके। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, आप जो सोच विचार करोगे ना वैसी परिस्थिति का निर्माण होगा, वो परिस्थिति बदल जाएगी। कि सबकॉन्शियस को लगेगा ये बीमार है लेकिन बोल रही है टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इसको हॉस्पिटल से निकालो भाई। इसकी विचार से रियलिटी मैच नहीं करती है। तो डॉक्टर ने बोला था आपको 15 दिन रहना पड़ेगा, मैं 5वें दिन घर पे थी। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू संतोष जी। यस। यस रेणुका जी हैप्पी मॉर्निंग मैम। बताएं। हैप्पी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा लगा। मैम बहुत मैंने दिनों बाद कहा था देखकर। इसका थोड़ा गैप रहेगा। हम्म। आई वाज बिजी समवेयर एल्स। आज भी मैं हाफ सेशन में थी बट आप मैंने जो टेक आउट लिया वो ये था कि इफ यू आर फीलिंग डिप्रेस ना तो यू हैव टू हेल्प समवन।
अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रेस में जा रहे हैं तो आप किसी की मदद करें, तो आपको बेहतर महसूस होगा। हम्म और जितने भी बुजुर्ग लोग हैं हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। वो मतलब सबकी भावनाओं को हमें सम्मान करना सम्मान चाहिए। करना चाहिए। यस, डेफिनेटली। और एज इज जस्ट अ नंबर। जैसे एज इज मनोज जी जस्ट अ नंबर। यस। स्विमिंग सीखना चाहते हैं तो वो स्विमिंग सीखें। जो यस, जिस उम्र में जो करना चाहता है वो करने का उसका अधिकार है। ये बिल्कुल। टेक आउट लिया मैम। बाकी आधा घंटा मिस हो गया आज। कोई बात नहीं। तो ये इसीलिए जनरली जब हम नेगेटिव सोच में होते हैं ना, डिप्रेशन में, तो हम ये लगता है हम बेसहारा है, मुझे कोई सहाय करे। नो, यू आर नॉट बेसहारा। यस मैम। इसीलिए मैंने कहा उसका उल्टा करो, आप खुद किसी की हेल्प करना शुरू कर दो। फिर डिप्रेशन वाले थॉट के लिए भी सोचने के लिए आपके दिमाग के पास टाइम कहाँ रहेगा? यस मैम। क्योंकि अभी आप फ्री बैठे हो, इसीलिए तो वो थॉट हावी हो रहे हैं। बिजी रहो किसी भी एक्टिविटी में, यस मैम। और अच्छी एक्टिविटी में। यस, थैंक यू। यस थैंक राजेश यू जी, अब मैम। बताएं। थैंक यू रेणुका जी। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही अच्छा चैप्टर कि मरता शरीर है, आत्मा अजर है, अमर है, ये मरती नहीं है, इसकी कोई एज नहीं है। और अपने आप को ऐसा ना समझें कि मेरी इतनी एज हो गई है और सब कुछ छोड़ दे। जो अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम फीड करेंगे। अब जैसे किसी ने अगर गाना सीख लिया, किसी ने म्यूजिक सीख लिया, वो कभी भी अकेला नहीं होगा। अगर घर में कोई नहीं भी होगा तो अपना वो गिटार लेके बैठ जाएगा या गाना गाएगा, तो वो कभी अकेला हो ही नहीं सकता। अपनी एक्टिविटी को जो है उसको उसके अपनी इच्छाओं को पूरा कंप्लीट करें। तो अपने आप को बिजी रखें। और ये तो हमें पता ही है कि मतलब मरता तो शरीर है, आत्मा तो अजर अमर है, नित्य है। तो सिर्फ कपड़े बदलती है, जैसे आपने बताया था। जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं, आत्मा भी कपड़े बदलती है। इसीलिए गीता में ये भी कहा है कि अगर कोई शरीर छोड़ के जाता है तो ग्रीव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको नया शरीर मिला है। क्योंकि वो पहले वाले शरीर में परेशान था, तंग था, तो उसको लिबरेशन मिली है उस आत्मा को। तो हम लोग तो उसको शरीर के रूप में देखते हैं कि वो कहाँ है बंदा हमारा, पर लेकिन उसको नया शरीर मिल जाता है, नया जन्म मिल जाता है, तो और अच्छे से रह सकता है वो। तो बहुत अच्छा है ये। मैं अपने आप को ट्रेन करना है, 120 साल बिल्कुल रहना है यहाँ। और मैं तो मेरी तो शुरू से ही आदत है कि मैं ज्यादातर अपना जो समय है अपने से यंग पीपल में बैठता हूँ, बच्चों के साथ टाइम गुजारता हूँ। और उनके साथ जिस लेवल का है, जिस एज का ग्रुप का है, उसके साथ उसी लेवल की मैं बात करता हूँ, ताकि वो भी अपने अपने जो अपने एक्सपीरियंस, ऐसा ना सोचे कि ये पापा हैं या बड़े हैं तो इनके सामने ऐसा नहीं बोलना। अनलेस ही ओपन्स आउट, अगर कोई वो प्रॉब्लम में है तो मैं उसको गाइड भी कर सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ना। तो मेरा मेरा जो बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप है ना, फ्रेंडशिप वाला है। तो मेरे बच्चे मेरे साथ ओपन है, और वो मेरा भी ध्यान रखते हैं कि आपने दवा खा ली नहीं खा ली, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सैटरडे संडे, एवरी सैटरडे संडे वी सिट टुगेदर और हम एंजॉय करते हैं। आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ, आई एम टेलिंग यू। और जो गोपाल जी बता रहे हैं, ये गोपाल जी हम लोग सिर्फ सुन नहीं रहे, इसको अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई कर हम्म रहे हैं, अपने ग्रुप में भी बता रहे हैं। हमारी मेडिटेशन भी अच्छी हो गई है। हम्म आज तो पूरा गीता का पाठ ही आ गया है इसके अंदर। यस, हाँ, थैंक वन यू सो मच। और आप वंडरफुल ये एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ जी, हम लोग उसको प्रैक्टिकल करते हैं। हम्म प्रैक्टिकल करेंगे तो सबकॉन्शियस को स्ट्रांग मैसेज जाएगा। फिर जितना जिएंगे भरपूर जिएंगे, और यही तो चाहिए ना, और क्या चाहिए। बीमारी का तो नाम लेना ही नहीं है। आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम फिट। ईश्वर यस। का धन्यवाद करेंगे कि हमको ईश्वर ने, परमात्मा ने हर एक तरीके से हमको संभाल रखा है। सब कुछ वो हम्म ही करने वाला है। हम तो ऐसे हम्म ही अपना
बोलते रहते हैं कि एक पत्ता भी हिलता नहीं है बिना उसकी मर्जी के, एक सांस भी नहीं आएगा बिना उसकी मर्जी के। उसको उसको पूरा अपने आप को सरेंडर सरेंडर। करते हुए, उसी भावना में रहते हुए और पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ रहते हुए, और ऐसा कोई नजर आए, आई हैव सीन पीपल, उनको फोन करते हैं कि आप रोते हैं वो। आई हैव स्टॉप्ड अटेंडिंग टेलीफोन्स ऑफ दोज पर्संस जो हमेशा बीमारी की बात करते हैं। आज ये हो गया फैमिली में, कल वो हो गया, परसों ये हो गया। उनको हम बोलते हैं कि आप योगा ज्वाइन कर लो, आप मेडिटेशन ज्वाइन कर लो। वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। व्हेन दे से वी डू नॉट हैव टाइम, आई लाफ एट देम। मैं उनके ऊपर हंसता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, टाइम में आ जाएगा, कोई बात नहीं। व्हेन डॉक्टर विल से ना ये सब चीजें करनी है, तब पता लगेगा, तब तक ये टाइम निकल जाएगा। सही है। तो वो बोल बड़े बड़े ऐसे बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो मेरे को दया आती है उनके ऊपर। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़े दिन के बाद करोगे। तो बहुत अच्छा चल रहा है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच राजेश जी। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, युवाओं को गाइड कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और उनको सचमुच आप जैसे जो एक्सपीरियंस पर्सन है, उनके गाइडेंस की सचमुच युवाओं को जरूरत होती ही है। तो ये काम आप कर रहे हैं, तो आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच। तो और कौन शेयर करेगा? कोई बच गया क्या? सभी आ गए। चलिए, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज का सेशन अटेंड करने के लिए। कैसे आप अपना जो जीवन है, अपनी हेल्थ को कैसे आप अच्छी रखें, एक पॉजिटिव माइंडसेट में हमेशा कैसे रहें, ताकि आपका स्वास्थ्य जब तक जिंदा है अच्छा रहे। उसके लिए आज अच्छे से इंसाइट देने की मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। लेखक ने बहुत अच्छे अच्छे विचार वहां पर शेयर किए हैं, वहां पर एग्जाम्पल्स लेखक ने शेयर किए हैं। तो कल के सेशन में हम और भी डीपर इंसाइट इसके लेने वाले हैं। तो तब तक आप सभी के स्वास्थ्य अच्छे रहें, आपके परिवारजनों के स्वास्थ्य अच्छे रहें, आपके रिश्ते मधुर रहें, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह निरंतर बहता रहे। ऐसी मैं उस ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ और इस सेशन को एंड करती हूँ। आप सभी दोस्तों का फिर एक बार दिल से धन्यवाद। मिलते हैं थैंक यू मैम। कल सुबह ठीक 7 बजे। यस। थैंक यू।